हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। मैंने सोशल मूवमेंट्स की यानी कि सामाजिक आंदोलन की एक सीरीज चलाई हुई है। मैंने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये 2 सामाजिक आंदोलन है जिसके ऊपर वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आपको चाहिए तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप आराम से इसको देख सकते हो। आज मैं आपको अगला जो सोशल मूवमेंट्स है, अगला सामाजिक आंदोलन है, उसका नाम है प्रार्थना समाज। उसके बारे में मैं आपको स्टडी करवाने वाली हूँ। यानी हमारी सोसाइटी में, हमारे भारतीय समाज में ऐसे बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए थे जिनकी वजह से हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे सुधार भी हुए और बहुत सारे परिवर्तन यानी कि चेंज भी हुए। ठीक है, जिनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। ठीक है, ये है हमारा प्रार्थना समाज जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और जो बात मैं हमेशा बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, आपने अगर मैं पहली बार कोई मेरी वीडियो को देख रहा है तो मैं उसके लिए बता देती हूँ। उनके लिए जो भी चीज़ है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है, आप +1 में हो, +2 में हो, BA में है, BA में हो, किसी भी क्लास में हो, जब भी किसी भी क्वेश्चन से, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक सीरीज वाइज उस क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, पहले आप लिखो उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसे हम हिंदी में परिचय कहते हैं। ठीक है, हिंदी में परिचय कहते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आपके पास डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो फिर आपको डेफिनेशन भी सेकंड नंबर पर लिखनी होगी। ये जो प्रार्थना समाज है इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। इसमें सीधा जो नेक्स्ट चीज करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद वो है हमारा उद्देश्य, यानी कि प्रार्थना समाज को बनाने के पीछे पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था। और तीसरी चीज जो हमें इसमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमारे इसके काम कह लो, ठीक है, या इसकी उपलब्धियां कह लो, ठीक है, उपलब्धियां कह लो, या फिर आप जो है इसके बारे में क्या कर सकते हो, इसके, हाँ ठीक है, आप इसके हाँ मुझे लगता है कि 2 ही चीजें कह सकते हो इस टॉपिक में। आप 2 ही चीजें कह सकते हो। यानी जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रार्थना समाज के काम लिखो, तो जो इसके अंदर में जो पॉइंट्स लिखवाऊंगी वो आपको लिख देने हैं। अगर दूसरी टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रार्थना समाज की उपलब्धियां लिखो, तब भी इसके जो पॉइंट्स बताऊंगी वो ही आपको लिखने हैं। यानी कि अलग अलग तरह से आपको पता है कि क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है, आंसर आपको वही लिखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चाहे वो काम पूछ ले चाहे उपलब्धियां पूछ ले, आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और इसमें ऐड करनी है, वो है हमारा कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ही आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है, आपको ये पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपके कोई भी नंबर काट नहीं सकता है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो कंक्लूजन है, जिसे हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं, इसके हमेशा ही 2 नंबर होते हैं। 2 मार्क्स का होता है कंक्लूजन। आपको इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ऐसा किया हो कि सारा पेपर लिखा हो और आपने कंक्लूजन ना लिखा हो तो 2 नंबर आपके परमानेंट कट ही जाएंगे, आप खुद ही काट लेना उनको। तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने सारा लिखा हुआ है तो आपको कंक्लूजन लास्ट में लिखना ही लिखना है। और दूसरी बात, ठीक है, आपको हमेशा पैटर्न वाइज करना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उद्देश्य, फिर कार्य उपलब्धियां और फिर कंक्लूजन लास्ट में ही आता है हमेशा। ठीक है, इस पैटर्न को लेकर चलोगे तो पूरे के पूरे नंबर, क्योंकि पेपर को लिखने का भी एक तरीका होता है। आपको लगता है कि आप सारा लिख के आ चुके हो और आपको नंबर क्यों नहीं मिले, आपको पैटर्न के साथ काम करना चाहिए, एक क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अब टॉपिक शुरू करती हूँ। हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, कि क्या है, किसने बनाया है, कब बनाया है, क्या सोच विचार थे, क्यों बनाया, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप इंट्रोडक्शन करते हो, यानी परिचय, यानी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आज हम कर रहे हैं प्रार्थना समाज के बारे में, तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि प्रार्थना समाज के बारे में आप जितना भी जानते हो, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, क्या क्या सोचा, किस किस ने सपोर्ट किया, कैसे कैसे इसका प्रचार प्रसार किया, कौन से डिस्कशंस हुए, कौन से सेमिनार हुए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी होती है इंट्रोडक्शन में। जो और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमेशा ही इंट्रोडक्शन को कम से कम 5 to 6 लाइन्स में हमेशा ही आप लिख के आइएगा। जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हमेशा इंट्रोडक्शन को 5 या 6 लाइनों में ही लिख के आना, उससे कम लाइनों में मत लिख के आना, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें लिखनी होती हैं।
हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम आर्य समाज, सॉरी माफ कीजिएगा, आर्य समाज ही याद आ रहा है, प्रार्थना समाज के बारे में हमें क्या क्या चीजें इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है। पहली चीज जो हमें ऐड करनी है वो क्या है, 1867 ईस्वी में, ठीक है, मुंबई में इसकी ब्रह्म समाज, सॉरी आर्य समाज की, ठीक है, सॉरी प्रार्थना समाज की 1867 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसके संस्थापक यानी कि कौन है जिसने इसको बनाया था, तो याद रखिएगा कि केशव चंद्र की सहायता से इसको बनाया था। उनका नाम है हमारा गोविंद रानाडे, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा ही इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी और प्रार्थना समाज को केशव चंद्र की सहायता से यानी कि मदद से गोविंद रानाडे जी ने इसको स्थापित किया था। यानी कि पूछ सकते हैं, शॉर्ट मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बनाया था प्रार्थना समाज को, तो याद रखिए गोविंद रानाडे जी जो है उन्होंने प्रार्थना समाज को बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि मुंबई में, यानी कि इसको ही माना जाता है कि जो प्रार्थना समाज है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रह्म समाज जो है हमारा, ठीक है, ब्रह्म समाज की ही एक शाखा है, एक ब्रांचेस जो है इसको ब्रह्म समाज की माना जाता है, ठीक है। और मतलब इसमें भी वही काफी सारी चीजें हैं जो कि हमारे ब्रह्म समाज में हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्म समाज जो था उसके ब्रांचेस को देश के बहुत सारे भागों में फैलाया गया था, तो हर जगह पर बहुत सारी ब्रांचेस हमें ब्रह्म समाज की देखने को मिलती है। तो स्पेशली महाराष्ट्र में जो ब्रह्म समाज बनाया गया था, वहाँ के ब्रह्म समाज के जो नेता थे उन्होंने प्रार्थना समाज को एक जगह बनने में, उसकी नींव रखने में, उसका प्रचार प्रसार करने में, डेवलप करने में, लोगों तक इस समाज के बारे में बताने में काफी ज्यादा योगदान दिया था, काफी ज्यादा मदद महाराष्ट्र के ब्रह्म समाज के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसकी हेल्प की थी प्रार्थना समाज को डेवलप करने में, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कर सकते हो कि शुरू में जो प्रार्थना समाज है, ठीक है, उसको हिंदू धर्म का ही एक आंदोलन माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो प्रार्थना समाज है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बना है, उसमें और जातियां और धर्म का कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए इसमें तुकाराम, नामदेव और हमारे आते हैं रामदास, ये तीन नाम है जिन्होंने, क्योंकि ये धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने जो है, ऐसा कहा जाता था कि हिंदू धर्म को सपोर्ट करता है, तो ये तुकाराम, नामदेव और जो रामदास है, इन तीनों ने भी इस प्रार्थना समाज को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था। क्योंकि ये जो तीन नाम हमें देख के हटे हैं, ठीक है, सुने आपने, तो ये भी चाहते थे कि हिंदू धर्म और ही काफी ज्यादा ऊंचा उठ जाए, तो ये उनको लगा कि ये तो पूरा तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बोली है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है कि हमेशा आपको इंट्रोडक्शन में जो भी चीज के बारे में पता है अच्छी टू द पॉइंट वाली, वो हमेशा ऐड कर दो। एग्जामिनर आपका जो है इंट्रोडक्शन देख के ही समझ जाता है कि हाँ, इसे टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। इसी वजह से आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो प्रार्थना समाज है उसके उद्देश्य कौन से है। यानी कि आप जब भी कोई चीज, आप भी कोई काम करते हो तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होता ही है उसका, फालतू में आप काम नहीं करोगे, आप क्यों टाइम वेस्ट करना चाहोगे। तो प्रार्थना समाज को बनाने के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य हमारे इसमें रहे हैं, ठीक है। तो हम उद्देश्य की बात करते हैं जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। चलिए, पहला था माफ कीजिएगा, चौक खत्म हो गया, ठीक है। प्रार्थना समाज की शिक्षाओं का प्रसार, ये इनका पहला उद्देश्य था। दूसरा है महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने काफी काम किया था।
पहले मैं हेडिंग्स लिख दूं, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तीसरा हमारा आता है जाति व्यवस्था। जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में उन्होंने सुधार करने का जो है वो काम किया था। उसके बाद फोर्थ जो उनका उद्देश्य था, जिसके लिए उन्होंने इसको बनाया था, वो है हमारा अनाथ, जो अनाथ लोग हैं, ठीक है, जिनके पास घर बार कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए जो है इन्होंने काम किया था, ठीक है। आई होप इस वीडियो में ये 5 पॉइंट दिख रहा हो, ठीक है। 5 पॉइंट्स हमारा क्या है, एजुकेशन को लेकर है, यानी कि शिक्षा में सुधार या शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने काम किया था। तो ये 5 उद्देश्य हैं जो कि प्रार्थना समाज ने अपने रखे थे, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी गोविंद रानाडे जी ने। पहला इनका जो पर्पस आता है वो है प्रार्थना समाज की शिक्षाओं का प्रसार करना, यानी कि प्रार्थना समाज की कुछ शिक्षाएं थी, जैसे गुरु नानक देव जी की कुछ शिक्षाएं हैं, रामदास जी जो हमारे गुरु हैं सिखों के, उनकी कुछ शिक्षाएं हैं, वैसे ही प्रार्थना समाज की भी कुछ शिक्षाएं थी जिनको लोगों तक वो पहुंचाना चाहते थे कि हाँ, ये जो प्रार्थना समाज एक नया समाज बना है, ये लोगों को में एक जागरूकता पैदा करना चाहता है, कुछ सुधार वगैरह करना चाहता है। तो वो सारी चीजें, ये इनकी सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है लोगों तक ये पहुंचाना चाहते थे, ताकि लोग इस समाज को भी जाने, इसमें शामिल होने की कोशिश करें, इनके जो पर्पस उन्होंने रखे हैं उनको पूरा करने में इनकी मदद करें। तो ये उन्होंने प्रार्थना समाज की शिक्षाओं का प्रसार करने का अपना पहला पर्पस रखा था। दूसरा है महिलाओं की स्थिति में सुधार, क्योंकि आपको पता है ये बहुत पहले समय की बात हो रही है, 1867, आज हम 2021 में हैं, 1867 में हम लोग जाते हैं, थोड़ा बैक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। हमेशा घर की 4 दीवारी में रखा जाता था, बाहर नहीं जाना, कोई काम नहीं करना है, हमेशा बच्चे संभालना, परिवार काम काज करना, बस यही चीज रहती थी, कोई एजुकेशन भी नहीं थी उनके लिए। तो क्या था, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी उस वक्त। तो प्रार्थना समाज ने महिलाओं, वुमेन्स का स्टेटस, वुमेन्स की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए भी उन्होंने अपना पर्पस रखा कि महिलाओं को भी सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए जरूरी है कि उनकी जो सिचुएशन है, उनका जो स्टेटस है उसको अच्छा बनाया जाए। तो महिलाओं के लिए उन्होंने अपना काम सोचा। दूसरा है जाति व्यवस्था। पहले समाज जो था हमारा 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहले ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे और फिर शूद्राज आते थे। मतलब कि 4 जातियों में हमारा समाज बटा हुआ था, जिसमें जो ब्राह्मण थे सबसे उच्च जाति में सबसे ऊपर रखे थे, क्योंकि ये जो 4 जातियां समाज में हमें देखने को मिलती है वो ब्राह्मणों ने ही बनाई थी, और इसलिए ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा। और सबसे नीचे हमारे आते हैं, जो चौथी हमारी आती है वो है शूद्र जाति। तो शूद्र जाति के जो लोग थे उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता था, बहुत सारी चीजें ऐसी उनके साथ होती थी, जो उनसे चांडाल उनको बुलाते थे, गंदे गंदे काम करवाते थे, तो उनसे काफी चीजें उनको नुकसान हो रहा था। तो उनकी सिचुएशन को भी उठाने के लिए उन्होंने काम किया। अनाथ की बात करें, बच्चे हैं, न खाने पीने के लिए रहने की जगह, माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप मर जाते हैं उन्हें अनाथ कहते हैं। तो उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बूढ़े लोग जिनके बच्चे उनको छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं, अनाथालय में भेज देते हैं उनको कि हाँ जब वहीं तुम रहो, वृद्धाश्रम जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अनाथालय में बच्चे भी उन्होंने रखे और बूढ़े लोगों उनको भी आश्रय दिया, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को कंटिन्यू कर सकें। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बहुत सुधार किया। पहले की एजुकेशन में थोड़े से धर्म को लेकर एजुकेशन थी, तो उन्होंने धर्म को लेकर एजुकेशन को खत्म किया और क्या किया, गर्ल्स एजुकेशन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि जो लड़कियां हैं वो पढ़ लिख जाएंगी तो सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, अपने पति, अपने पिता और अपने जो बच्चे होते हैं उन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो अगर अपने तलाक भी लेना चाहती हैं तो बेझिझक ले सकती हैं, क्योंकि आजकल, पहले क्या होता था कि लड़कियां तलाक इसलिए नहीं लेती थी क्योंकि उनके पास खुद का कुछ नहीं होता था, क्योंकि पेरेंट्स की जो संपत्ति का अधिकार होता है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी उनके पास नहीं था। कोई संपत्ति घर पे जो है उनको नहीं मिलती थी, ना काम करने जाते थे तो उनके पास कोई सैलरी, कोई कुछ चीज नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे काफी बदलाव हो चुका है। तो जो हमारा प्रार्थना समाज है उन्होंने एजुकेशन में ध्यान दिया कि लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी तो पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी, और सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी तो अपने पैरों पर खड़ा होकर वो किसी के सामने झुकने, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने एजुकेशन पर भी अपना फोकस किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम तीसरी चीज जो करने वाले हैं वो है हमारा इनके काम कौन कौन से हैं, मतलब जो प्रार्थना समाज बना है उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं और कौन कौन से उनकी उपलब्धियां कह लो, काम कह लो, एक ही चीज हो जाती है, ठीक है। चलिए चलिए पहले जो उन्होंने काम किया था वो है
महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए या सुधार किया इन्होंने, क्या सुधार किया उन्होंने? आर्य महिला समाज, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना भी कर दी। ठीक है, याद रखिएगा कि इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए आर्य महिला समाज बनाया, जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया, महिलाओं को बढ़ावा दिया गया, ताकि वो भी जितनी ज़्यादा महिलाएं होंगी उतना ही इस समाज को प्रोग्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिल जाएगी। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने ये की थी, महिलाओं के लिए उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। दूसरा उन्होंने क्या किया? दूसरा उन्होंने किया विधवा आश्रम, विधवाओं के लिए भी आश्रम खोल दिए, क्योंकि कई बार पहले सती प्रथा ज्यादा होती थी, काफी उनको होती थी। ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे क्या किया कि महिलाओं ने अपने पतियों के साथ सती होना बंद कर दिया। ठीक है, उनको जबरदस्ती फोर्स की, लेकिन धीरे धीरे फोर्स करना उनको बंद कर दिया। तो विधवा आश्रम में क्या किया कि जो भी औरत विधवा हो जाती है, ससुराल वाले नहीं रखते हैं, अपने खुद के मायके वाले उसको नहीं रखते हैं, तो कहाँ जाए? तो उन्होंने प्रार्थना समाज ने क्या किया, विधवाओं के लिए आश्रम खोल दिया, जहाँ जो भी महिला विधवा हो जाती है, नहीं उसको रहने की जगह मिलती है, तो उन आश्रम में आके वो आराम से रह सकती है। खाना पीना कपड़ा सब कुछ उनको मिलेगा, और कुछ काम भी सिखा दिया करते थे उनको, ताकि वो भी अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट महसूस ना करे कि हाँ इन पर भी बोझ बने हुए हैं। तो उनको रहने की जगह भी उनको मिल गई थी। और उसके बाद उन्होंने कन्या पाठशाला, यानी कि लड़कियों की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोल दिए थे। सिर्फ कन्या पाठशाला, कन्या पाठशाला का मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्कूल जो होते हैं, गर्ल्स कॉलेज होते हैं जैसे आज के टाइम पे हैं, तो उन्होंने कन्या पाठशाला भी खोल दी, ताकि हर लड़की जो है आके एजुकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो उन्होंने नाइट स्कूल की हम लोग बात करते हैं। जो आर्य समाज था, सॉरी जो प्रार्थना समाज था, उसने नाइट स्कूल भी खोल दिए, और ये खोले थे मजदूर वर्ग के लिए। ठीक है, नाइट स्कूल मतलब ये है कि जो प्रार्थना समाज है उसने नाइट स्कूल खोले थे मजदूरों के लिए। मजदूरों के लिए इसलिए खोले थे क्योंकि मजदूर क्या करते हैं, पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक 6 बजे कह लो या 5 बजे कह लो तक काम करते हैं, आते हैं खाना पीना खाते हैं। ठीक है, तो उनको दिन में तो टाइम नहीं मिलता एजुकेशन का, अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो टाइम कहाँ से मिलेगा, पूरे दिन उन्होंने काम करना होता है। तो प्रार्थना समाज ने क्या किया, नाइट स्कूल खोल दिए, ताकि मजदूर पूरा दिन काम करके आए, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो रात में जो नाइट स्कूल खोले गए थे वहां जाके एजुकेशन आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उनको शिक्षा दिलाने के लिए नाइट स्कूल भी खोल दिए। कितनी बड़ी बात जो है उन्होंने इसमें की थी। उसके बाद एक चीज उन्होंने और की थी, वो है बाल विवाह को लेकर। बाल विवाह के बारे में आपको पता है, बाल क्या होता है? बाल मतलब होता है बच्चा, और विवाह का मतलब आपको पता ही है, यानी कि बच्चों की शादी, जिसको बाल विवाह बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों की 6 से 7 साल की उम्र होती है, और तभी लड़का हो या लड़की, दोनों में डिफरेंस नहीं करते इस बीच में, वो लोग लड़का हो या लड़की हो, उनको उनकी शादी जो है वो कर दी जाती है। इससे नुकसान ये था कि लड़कियां का जो शरीर है बच्चा पैदा करने के लिए डेवलप नहीं हो पाता है। शादी करने के बाद तो उन्हें बच्चे पैदा करने को बोल देते हैं, तो उनका खुद का शरीर डेवलप नहीं हो पाता, तो उनको नुकसान होता है। दूसरा, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ससुराल में काम करना, काई करना, वो करना, तो उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो बाल विवाह को भी खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया था। ये इनकी उपलब्धियां हैं, ये काम है उनके। ठीक है, आप जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं इनको बड़े पॉइंट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने निम्न जाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, निम्न जाति के लोगों के लिए उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए दलित वर्ग मिशन की भी स्थापना कर दी। आपको पता है कि समाज में जो निम्न जातियां थी, जिनको निम्न दृष्टि से, गंदी दृष्टि से देखा जाता था, उनको उन्हीं के जाति, जिस जाति से बिलोंग करते थे, यानी कि निम्न जाति से बिलोंग करते थे, तो उनको उसी जाति में कुछ काम भी निर्धारित कर दिए थे कि तुमको सिर्फ वही काम करना है, तुम्हारा काम नहीं चेंज कर सकते हो, चाहे तुम्हारे अंदर उस काम को करने की योग्यता है या नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि प्रार्थना समाज ने क्या किया कि जो निम्न जाति है उनके लिए दलित वर्ग मिशन की उन्होंने स्थापना कर दी, जिससे क्या था कि निम्न जाति के जो लोग हैं उनकी सिचुएशन में काफी ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें
विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि क्या होता था कि पहले लड़की अगर विधवा हो जाती थी तो उसको दोबारा शादी नहीं करने दिया जाता था, भले ही उसकी उम्र जितनी भी हो, पूरी जिंदगी उसने सफेद लिबास में, सफेद कपड़ों में पूरी जिंदगी बितानी है, कहीं आना जाना नहीं, रूम में ही रहना है, रूम में ही सब कुछ तुम्हारा प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इस तरह से जिंदगी को खत्म कर देते थे। उसके पति के मरने के बाद दोबारा शादी भी नहीं कर सकते थे। तो जो प्रार्थना समाज है उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा कि अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि विधवाओं को दोबारा से शादी करने का प्रावधान उन्होंने बनवाया। प्रार्थना समाज उन्होंने बोला कि जो लड़की विधवा हो जाती है उसकी दोबारा शादी करने की भी इजाजत उसे होनी चाहिए, ताकि वो फिर से एक जिंदगी को शुरू कर सके। मान लो एक पहले से बाल विवाह होते थे, 6 या 7 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, मान लो 6 साल में हो गई है तो उसके पति मर गया, तो 6 साल की तो वैसे ही खुद बच्ची है, मतलब पूरी जिंदगी उसने 6 साल से बच्ची ने पूरी जिंदगी विधवाओं के रूप में रहना कितनी बुरी बात है। तो इसलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी खत्म करने का जो है उन्होंने काम किया। उसके बाद हमारा आता है इसमें अंतरजातीय की हम लोग बात करते हैं। अंतरजातीय विवाह क्या था? अंतरजातीय विवाह में क्या होता था कि पहले ये सोच बनी हुई थी कि सब अपनी जिस जाति से बिलोंग करता है उसी जाति के लोगों से शादी कर सकते हो, बाहर किसी से तुम शादी नहीं कर सकते हो। तो प्रार्थना समाज ने ये किया कि नहीं, अब हमारे समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए हम दूसरी जाति के लोगों से भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जाति में एक भिन्नता नहीं रहेगी, क्या तुम अलग अलग रहो, तुम अलग रहो, नहीं, उस समय मेल मिलाप करना चाहता था प्रार्थना समाज जो है, ठीक है। इसलिए प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय जो विवाह है उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया और इसको खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया, यानी कि साथ बैठकर कहीं लंगर लग रहा है या कोई शादी विवाह है तो सारी जातियां साथ में बैठकर उसमें शामिल हो सकती है, खान पान कर सकती है। क्योंकि पहले लोग था कि नहीं, तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पियेंगे, तुम अछूते हो, ठीक है, तुम्हारी परछाई भी हमारे लिए पवित्र हमें कर देगी, ऐसी सोच रखा करते थे लोग, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने उपलब्धियों में उन्होंने शामिल की हुई है, ठीक है। तो ये पूरे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे हो जाता है। उसके बाद जो एक चीज आपको उसमें करनी है वो है हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी कंक्लूजन को मत भूलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। कंक्लूजन की हम लोग बात करते हैं, निष्कर्ष की, ठीक है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना होता है? हमेशा निष्कर्ष कभी भी आपको याद नहीं करना चाहिए कि हाँ निष्कर्ष हमें याद करना है। निष्कर्ष में आपको पता क्या लिखना है? निष्कर्ष में जो भी टॉपिक आपके पास है, फिलहाल हमारे पास ये है, मैं इसके बारे में बताती हूँ। इसमें आपको निष्कर्ष में ये लिखना है कि प्रार्थना समाज ने हमारे समाज में कुछ सुधार करने के लिए कुछ प्रावधान किए, बहुत सारे काम किए, महिलाओं के लिए किए, मजदूरों के लिए किए, निम्न जातियों के लिए काम किया, जातियों में व्यवस्था के लिए किया, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम किया, यानी बहुत सारे काम प्रार्थना समाज ने किए और वो हमारे आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए हैं। क्योंकि अगर वो उस वक्त जो है जाति व्यवस्था को खत्म ना करते तो आज भी हमारा समाज 4 जातियों में बटा हुआ होता, जिसमें हमारी जो भी दलित जाति से बिलोंग करते हैं उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती। तो प्रार्थना समाज ने जो भी हमारा इनिशिएटिव लिया, बनाया गया, इसमें काम जो भी किया वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। बस आपको इनके बारे में कर देना है कि हाँ इसने जो काम किया वो हमारे लिए आज बहुत अच्छा है, क्योंकि करना जरूरी भी था, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें कंक्लूजन में आपको टू द पॉइंट बना के लिखनी है। याद मत किया कि कंक्लूजन बच्चे कुछ बनाते हैं अलग से, कंक्लूजन बुक से लिख के रखते हैं नोट्स की तरह और फिर इसको याद करते हैं। क्यों भाई? कंक्लूजन में क्या होता है, आपको जितना इसके बारे में आपको बस कंक्लूजन निकाला कि हाँ जी इसने शुरू किया और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने बना के इसको, बस ये चीज कंक्लूजन में लिखनी है। ये हमारा 4th पॉइंट था। जैसे कि मैंने कहा है पैटर्न वाइज चलेगा, हमेशा कंक्लूजन लास्ट में होता है, कि ऐसा मत कीजिएगा कंक्लूजन में से फर्स्ट में लिख दो, फिर आपको ये चीज पैटर्न ही खराब हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। इसी पैटर्न से भी नंबर कट जाते हैं, भले आपने चारों चीजें की हो लेकिन पैटर्न उधर उधर हो गया ना, नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रार्थना समाज का हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा मटेरियल, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मत कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए वो आपको तक जो है मेहनत अब तक पहुँच रही है। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह ही इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सके। जिस भी चीज से आपको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, उसको एक लाइक का बटन हमेशा जो है दबा के जाइएगा। चाहे मेरी वीडियो देख रहे हो चाहे किसी और की वीडियो देख रहे हो, हमेशा एक लाइक का बटन, जिससे आपको मदद मिलती है ना, उसको एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा, ठीक है। तो प्लीज मुझे जो है वो सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।